हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का फसना पक्का है सीरीज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक के चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान ये चैप्टर है, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस इसमें हमें देखने को मिलते हैं। एक बार इस वीडियो में जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको आपने अच्छे से सुन लिया और समझ लिया तो इस चैप्टर में तो आपके मार्क्स नहीं कट सकते। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, अब इतने सारे क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत, सबके सिमिलर आंसर हैं। बोर्ड में क्वेश्चंस को बहुत घुमाकर पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए डाल देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों किसको रिफर करते हैं? जो समय के साथ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं उनको। लेकिन इसके बाद भी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब वो डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव होती है, यहां पर क्वांटिटी की हम बात करते हैं, और वैल्यू न्यूट्रल ये होती है। इसका मतलब है कि भाई हमारी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन में हो सकती है। आपने सुना होगा कि भाई इस चीज का हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है और नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में भी आपने ये चीज बहुत सुनी होगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये क्वालिटेटिव होता है, यहां पर हम क्वालिटी चेंज की बात करते हैं और ये वैल्यू पॉजिटिव होता है। मतलब डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक पुरानी किसी चीज में एडिशन नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट तब होता है जब पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जितनी बार पॉजिटिव ग्रोथ होगी उतनी बार हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन बढ़ रही है कहीं की तो भाई पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी चीजें वैसे ही की वैसी हैं। जो फैसिलिटीज थी उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, उसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ग्रोथ तो पॉजिटिव हुई लेकिन यहां पर हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। तो जरूरी नहीं है कि दोनों हर बार साथ में ही चलेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। तो भाई डॉक्टर महबूब उल हक को क्रेडिट दिया जाता है कि उनने ये ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। इनकी डेफिनेशन के अनुसार भाई एक प्रोसेस जिससे लोगों की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो सके, उनकी जिंदगी जीने का तरीका और बेहतर हो सके, उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। इनके कॉन्सेप्ट में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको सारे डेवलपमेंट के कोर में रखा जाता है। भाई जो भी डेवलपमेंट होगा वो इंडिविजुअल्स की लाइफ को और बेहतर करने के लिए होगा। और ये जो चॉइसेस रहेंगी लोगों के पास वो स्टैटिक नहीं रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी, समय के साथ इवॉल्व करेंगी, डायनामिक रहेंगी। क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है हमें और चॉइसेस देखने को मिलती है, हम और तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। हमारी एस्पिरेशंस भी समय के साथ बढ़ती हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जा सके जिससे लोग फुलफिलिंग जिंदगी जीकर जाएं। सिर्फ ये ना हो कि लंबी उम्र है, जो उम्र है उसमें कहीं ना कहीं एक पर्पस भी होना चाहिए। तो एक मीनिंगफुल लाइफ की ये बात करते हैं जहां पर लोगों के पास अच्छी हेल्थ रहे, वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और उनके पास फ्रीडम हो चॉइसेस की, अपने एस्पिरेशंस की भी फ्रीडम उनके पास होना चाहिए। तो ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर महबूब उल हक और इन्होंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में क्रिएट करा था। इसके बाद यूएनडीपी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है, हर साल एक रिपोर्ट वो पब्लिश करती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हर साल एनुअली पब्लिश होती है, 1990 से ये चीज चली आ रही है। इसके बाद राइट साइड में देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और डाला है, क्योंकि जो अमर्त्य सेन थे और डॉक्टर महबूब उल हक थे बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और इनिशियल जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आई थी उनके लिए इन्हें साथ में काम करा था डॉक्टर हक की लीडरशिप में। तो नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर अमर्त्य सेन का अगर हम बोले कि इनके हिसाब से मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेवलपमेंट का, तो वो था इंक्रीज इन फ्रीडम। इंक्रीज इन फ्रीडम इनके हिसाब से मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट का। What are the most important aspects of human development? Explain the key areas of human development. देख लेते हैं। लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ पहला, एबल टू गेन नॉलेज कि भाई हम नॉलेज गेन कर सकें और इनफ मीन्स हो हमारे पास जिससे हम एक डिसेंट लाइफ जी सकें, ये मेन एस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो एक्सेस टू रिसोर्सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, याद रखिएगा। What prevents people from leading healthy lives, being able to get educated or to have the means to live a decent life? Give example. अब नीचे देखिए एक और क्वेश्चन है, discuss human qualities needed to empower socially and economic disadvantaged people.
आपको दोनों क्वेश्चन अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। अगर हमें यह मालूम चल जाता है कि लोगों को अच्छी जिंदगी जीने से क्या चीजें रोक रही हैं, तो हमें यह भी मालूम चल जाता है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे लोग अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन बहुत सेम है, बोर्ड बस ऐसे ही कंफ्यूज कर देता है। तो देखिए भाई, फ्रीक्वेंटली हमें ये देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो फंडामेंटल चॉइसेस को तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि उनके नेसेसरी कैपेसिटी और ऑटोनॉमी नहीं होती है। अब इसके रीजन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। लोगों के पास नॉलेज एक्सेस करने की इनेबिलिटी होती है, उनका इकोनॉमिक सिचुएशन इतना अच्छा नहीं होता है, सोशल प्रेजुडाइज देखने को मिलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसीज होती है और बहुत सारे कॉजेस होते हैं। अगर आप एक ऐसी जगह पैदा हुए जहां पर आपको सही से एजुकेशन नहीं मिल सकता है, जहां पर बेसिक फैसिलिटीज ही सही नहीं है, तो आपकी पूरी लाइफ जब तक आप बड़े होंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो चुकी होंगी, और जब अपॉर्चुनिटीज जा चुकी होंगी तो आप चाहकर भी लाइफ में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रीजन निकल कर आ जाता है। इसलिए जब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती है स्टार्टिंग से, तो अच्छी लाइफस्टाइल वो नहीं जी पाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, रिसोर्सेस नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण वो एक स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जी पाते हैं। तो भाई अगर हमें लोगों की जिंदगी सही करना है तो हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिसोर्सेस एक्सेसिबिलिटी पर हमें काम करना पड़ेगा। लोगों के पास अगर चॉइसेस नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसका रीजन देखिए, यहां एग्जांपल दिया हुआ है। अगर एक अनएडुकेटेड चाइल्ड है तो वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर उसने पढ़ाई नहीं करी है, अंदर से कितनी भी चाहो, तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा? आपके पास पुराना एक बैकग्राउंड होना चाहिए पढ़ाई का, अगर आप लाइफ में कोई बड़ी पोजीशन पर जाना चाहते हैं तो इससे मालूम चलता है कि पुराने समय में भी अगर आपको चॉइसेस नहीं मिली तो कितनी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोगों के पास जिंदगी में चॉइसेस है, उनका फायदा उठाइए। आप पहले से ही ब्लेस्ड हैं, ये चीज हमेशा याद रखिए। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसमें आपको आंसर फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होती है, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता है बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ओसवाल गुरुकुल का क्वेश्चन बैंक आपको ले ही लेना चाहिए। और सैंपल पेपर तो सभी को लेना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेटेजी वीडियो वाली वीडियोस में भी ये चीज मैंने आपको बताई हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। सैंपल पेपर तो सभी को करना चाहिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो फिर क्वेश्चन बैंक आपको देखना चाहिए, इससे बहुत आइडिया लग जाता है। तो ओसवाल गुरुकुल मैंने खुद रिव्यू करे हुए हैं, बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आप बिल्कुल से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और मार्केट से चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। या फिर आपको बोल दिया जाता है कि पिलर्स पर शॉर्ट नोट लिखिए, और पिलर्स के नाम दे दिए जाते हैं कि इक्विटी पर शॉर्ट नोट लिखिए। दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो भाई जैसे बिल्डिंग को पिलर से सपोर्ट की जरूरत होती है, वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी हमें कुछ पिलर्स की जरूरत होती है। वो क्या है? 4 हैं: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट में एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको अभी लग रहा होगा ये कहां से आ गया, लेकिन पूरा आंसर आप सुनेंगे तो अपने आप इसको आंसर कर देंगे। तो एक एक करके इन चारों को हम देख लेते हैं। इक्विटी का मतलब होता है भाई जितनी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो सबके लिए हो, सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की इनकम कम है या जेंडर अलग है, रेस है, इंडिया के केस में कास्ट है तो अपॉर्चुनिटीज अलग अलग हो जाएंगी। सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादातर हमें देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हर कंट्री में देखेंगे कि कौन लोग स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैं, इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे विमेन ज्यादातर ड्रॉप आउट कर लेती हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस उनको करना पड़ता है। सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं, जो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, नॉलेज उनके पास नहीं होता है, फ्यूचर में उनकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, चॉइसेस भी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती हैं। इसलिए इक्विटी का होना बहुत जरूरी है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, मतलब हर एक जनरेशन के पास सेम अपॉर्चुनिटीज हो। इसलिए कभी भी हम इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल या ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो बहुत सोचकर करना चाहिए। अगर हम एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, मिसयूज करेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो जाएंगी। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर हम किसी लड़की को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं तो इससे उसके फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर आप किसी को, लड़की को नहीं पढ़ा रहे हैं, इंडिया में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन के कारण हमें देखने को मिलता है, तो फ्यूचर में जब वो बड़ी होगी तो उसके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाएंगी, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो अपॉर्चुनिटीज उसके लिए नहीं होंगी, और ऐसे में उसको दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये हर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सेस टू चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज सिक्योर करे फ्यूचर जनरेशन के लिए, नहीं तो उनको दिक्कत हो सकती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है भाई हम ह्यूमन लेबर और ह्यूमन वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई एट द एंड हम ही सबसे बड़े एसेट होते हैं किसी भी नेशन के लिए। तो अगर हम लोगों की लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, तो इससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे ही हम लोगों की हेल्थ पर ध्यान देंगे, उनकी स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो आउटपुट भी अपने आप अच्छा होने लगेगा,
और चीजें जल्दी जल्दी डेवलप होना चालू होंगी। फिर इसके बाद एम्पावरमेंट का मतलब होता है लोगों के पास पावर हो खुद अपनी चॉइस बनाने का, उनके पास फ्रीडम हो, कैपेबिलिटीज हो, जिसमें वो लाइफ में आगे बढ़ सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके। इसके लिए अच्छी गवर्नमेंट होने का बहुत जरूरत है और पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए जिसमें हम इक्वल डेवलपमेंट सबका कर सकें, सबको आगे बढ़ा सकें। खासकर जो लोग पीछे हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई इकोनॉमिकली सोशली वेल ऑफ नहीं है तो गवर्नमेंट को उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे हम उन्हें भी इंपावर कर सकें। राइट में देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, सिमिलर इसका भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एचडीआई, इज इट द मोस्ट रिलायबल मेजर। इसको हम देख लेते हैं। एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सिस्टम है भाई जिसे हम कंट्रीज को रैंक करते हैं उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। किस चीज के परफॉर्मेंस, कि उन्हें ह्यूमन डेवलपमेंट में जो की एरियाज है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सेस टू रिसोर्सेस हो गया, वहां पर कैसा काम किया है। तो जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के बीच में दिया जाता है और इससे उनके परफॉर्मेंस को जज करा जाता है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, हेल्थ के लिए हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर। एक्सेस टू नॉलेज के लिए हम यूज करते हैं एडल्ट लिटरेसी और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को, और एक्सेस टू रिसोर्सेज के लिए हम यूज करते हैं परचेसिंग पावर को। तो इन चीजों को देखकर हमें मालूम चलता है एक कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस रैंक पर आ रही है। हर एक डायमेंशन को 1/3 का वेटेज दिया जाता है। इनके पूरे सम को हम देखते हैं और उसके बाद हमें मालूम चलता है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कंट्री का क्या बन रहा है। अगर आप 1 के पास हैं मतलब आप ऊपर हैं, अगर आप 0 के पास है मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में आप नीचे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का काम होता है अटेनमेंट्स को मेजर करना, मतलब जो ये की एरियाज है वहां पर एक कंट्री ने कितने अच्छे से काम करा। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, ये तो हम देख लेते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को इसमें नहीं देखा जाता है कि एक कंट्री के पास जो भी चीजें हैं उसका कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस चीज को नहीं देखा जाता है। सिंस 1990 जो यूएनडीपी है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल निकालती है जिसमें कंट्रियों को रैंक करा जाता है जो मेंबर कंट्रीज है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी हमने देखा, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स अभी हम आगे देखेंगे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एचपीआई, इज इट द मोस्ट रिलायबल मेजर। अब हम इसको देख लेते हैं। एचपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये हमारा रिलेटेड है भाई जो ह्यूमन डेवलपमेंट के शॉर्टफॉल्स को देखता है। एक नॉन इनकम मेजर है। अब यहां पर क्या क्या देखते हैं हम उसको देख लेते हैं। ये देखता है कि भाई कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कोई 40 साल की उम्र तक नहीं जिएगा। एडल्ट इलिटरेसी रेट क्या है, नंबर ऑफ पीपल जिनके पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है, ऐसे स्मॉल चिल्ड्रन जो अंडरवेट हैं, इन सब चीजों को अकाउंट में लिया जाता है और किसी भी रीजन के ह्यूमन डेवलपमेंट के शॉर्टफॉल्स को देखा जाता है। यह ज्यादा रिवीलिंग होता है क्योंकि इसमें एक कंट्री की ज्यादा सच्चाई हमें देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज जीएनएच। अब ये क्या होता है भाई, तो भूटान एक बहुत ही यूनिक कंट्री है। यहाँ पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करी जाती है। यहाँ पर भूटान वालों का कहना है कि मटेरियल प्रोग्रेस अपनी जगह, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपनी जगह, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ हमें बाकी चीजें भी देखना चाहिए कि इन्वायरमेंट में किस तरीके का इंपैक्ट आ रहा है, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ कैसी है, इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब भूटानीज लोगों का यह कहना है कि भाई ऐसा कोई प्रोग्रेस, ऐसा कोई डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है जो हमसे हमारी हैप्पीनेस को छीन ले। तो ये लोगों को इंकरेज करता है कि हम थोड़ा सा नॉन मटेरियल, क्वालिटेटिव और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी देखें जिंदगी के। ये भी डेवलपमेंट करने का एक अच्छा तरीका है। तो यह आ जाता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। फिर the ways to measure human development are constantly being redefined. Evaluate this statement keeping in mind the attainments and shortfall in human development. तो देखिए समय के साथ चीजें इवॉल्व तो होती हैं, हमें नई नई चीजें मालूम चलती हैं। तो आजकल ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के नए डिस्कशन चल रहे हैं। रिसर्चर्स जो है वो नए नए लिंक बना रहे हैं। उनका कहना है हर कंट्री में अगर लेवल ऑफ करप्शन जैसा है उसके कारण भी ह्यूमन डेवलपमेंट में चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। एक रीजन में पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है उससे भी बहुत अंतर आता है। तो इन चीजों का लिंक बनाया जा रहा है। ये तक डिस्कशन करा जा रहा है कि भाई पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स लेकर आया जाए, कंट्रीज को उनके करप्शन के अकॉर्डिंग रैंक करा जाए। तो ये नई चीज हमें देखने को मिल रही है। तो हाँ भाई, समय के साथ चीजें चेंज होती है, रिडिफाइन होती है और नए नए तरीके हमें देखने को मिलते हैं। अटेनमेंट और शॉर्टफॉल्स का आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया है, तो उसको फिर से यहां पर मैंने ऐड नहीं करा है। उसमें आपको दोनों इंडेक्सेस के बारे में नीचे नीचे लिखना पड़ेगा, शॉर्टफॉल के बारे में भी और अटेनमेंट के बारे में भी। व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट में बताता हूं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेलफेयर अप्रोच है। इनकम अप्रोच की बात करते हैं तो सबसे ओल्डेस्ट अप्रोचेस में से यह है जहां पर मेनली भाई सीधे इनकम से लिंक कर दिया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा है मतलब डेवलपमेंट ज्यादा है। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं। वेलफेयर अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए हो रहा है, उनको एज अ बेनिफिशियरीज देखा जाता है।
ये जो अप्रोच है आर्ग्यू करती है कि गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि वो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एंड अमेनिटीज पर काम करे, वहां पर इनको एक्सपेंडिचर करना चाहिए। यहां पर पीपल पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं डेवलपमेंट में, बल्कि सीधे सीधे उनके लिए डेवलपमेंट करा जाता है। यहां पर सीधा बोला जाता है कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए लोगों की जिंदगी को और बेहतर करने के लिए। फिर बेसिक नीड अप्रोच है, ये इनिशियली प्रपोज करी थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जहां पर इन्हें 6 बेसिक नीड्स की बात करी थी। हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग की इन्हें बात करी थी। और यहां पर बोला गया था भाई कि इन्हीं चीजों पर काम करना चाहिए। ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर कर दिया गया था, सिर्फ बेसिक नीड्स की बात करी गई थी। कैपेबिलिटी अप्रोच, भाई प्रोफेसर अमर्त्य सेन एसोसिएटेड है इससे। इनका कहना था कि लोगों की कैपेबिलिटीज हमें इंप्रूव करना चाहिए। अगर हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्थ इंप्रूव करेंगे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होना चाहिए। फिर the size of a territory and per capita income are not directly related to human development। अगर आपको लग रहा है मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, शॉर्ट में समझा रहा हूं, इसके एक बहुत बड़ा रीजन है कि एनसीईआरटी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है, जहां पर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मैंने आपको समझाई हुई है। तो हाँ भाई, साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। कई बार देखने को मिलता है छोटी जो कंट्रीज होती हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट में ज्यादा अच्छी कर रही होती हैं। कई बार जो पुअर नेशन होते हैं वो रिच नेशन से ज्यादा अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं। त्रिनिदाद टोबैगो का एग्जांपल लेते हैं तो भाई ये हायर रैंक में इंडिया से, जबकि इनका इकोनॉमीज इंडिया से कम है। अगर इंडिया की बात कर लेते हैं तो केरला ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है पंजाब और गुजरात से अगर कंपेयर करते हैं, लेकिन पंजाब और गुजरात जो है उनका पर कैपिटा इनकम केरला से ज्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि पर कैपिटा इनकम और आपका साइज टेरिटरी का ज्यादा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी आपका ज्यादा होगा। कई बार हमें इसका उल्टा भी देखने को मिलता है। हाउ कंट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्ड अर्न्ड बाय देम, बहुत इंपॉर्टेंट। कंट्रीज को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई करा जाता है। बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेबल अगर आप नहीं बनाते हैं तो जो भी चीजें इसमें गिवन है वो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। और कई बार ये क्वेश्चन भी जाता है कि टॉप 10 रैंक कंट्रीज के बारे में आप बताइए, तो ये नाम भी आप देख लीजिएगा। तो 4 उसमें करते हैं, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। हमने भी देखा था कि आपको एक इंडेक्स में स्कोर मिलता है, तो जिस हिसाब से आपका स्कोर होता है उस हिसाब के ग्रुप में आपको डाल दिया जाता है। तो वो कंट्रीज भाई जिनका स्कोर 0.800 से ज्यादा है वो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाती हैं। टोटल में अभी हमें 66 कंट्रीज इसमें देखने को मिलती हैं। हम 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। फिर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में 53 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। ये ज्यादातर काम करते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर पर। यहाँ पर सोशल सेक्टर पर बहुत इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके कारण से ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर इंक्रीज होता है और गुड गवर्नेंस हमें देखने को मिलती है। सबसे बड़ा ग्रुप आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप का, जिसमें 37 कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं। ये कंट्रीज मेनली इमर्ज हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यहां पर फॉर्मर जो कॉलोनीज थी वो हमें देखने को मिल जाती है। पोस्ट सोवियत यूनियन कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं। ये बहुत ज्यादा काम कर रही हैं लोगों की जिंदगी को बेहतर करने का। पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज बना रहे हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम कर रहे हैं। यहां पर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है, सोशल अपराइजिंग भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर रहे हैं। इसका लो लेवल में 33 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। यहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलता है, सिविल वॉर, फेमाइन देखने को मिलता है। मतलब जितनी नेगेटिव चीजें वहां हमें देखने को मिल जाती हैं। इन कंट्रीज में डेवलपमेंट की बहुत ही सख्त जरूरत है। यहां पर लोगों की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हमें कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है? केरला में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऑफन पीपल टेंड टू ब्लेम लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द कल्चर ऑफ द पीपल, इज इट मिसलीडिंग? बिल्कुल मिसलीडिंग है। कभी भी अगर कहीं पर हाई या लो ह्यूमन डेवलपमेंट है तो बहुत सारी चीजों को एग्जामिन करना चाहिए कि सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। जहां पर भी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वहां पर सोशल सेक्टर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा जाता है, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करी गई होती हैं। और जहां पर भी ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, जस्ट इसका उल्टा सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। तो सिर्फ रिलीजन या फिर किसी कल्चर पर थोप देना बहुत गलत है। हर चीज को एग्जामिन हमें करना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। ऊपर में फंसना पक्का है सीरीज की प्लेलिस्ट डाल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है फंसना पक्का है सीरीज, आपको जरूर से देखना चाहिए। ज्योग्राफी की मैप वाली वीडियो भी मैंने आपके लिए डाल दी है। टेलीग्राम पर आपको बहुत शानदार नोट्स देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट्स में आगे वाली वीडियोस के टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।